अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिस्टर कॉम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल की सबसे बड़ी स्क्रीन पर कॉम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम बड़ी ही दिलचस्प तरीन खबर से। बचपन में सुना करते थे एक बड़ा मज़ाहिया कार्टून कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था डोनाल्ड डक। लेकिन आज दुनिया की सियासत में एक इंतहाई मज़ाहिया सियासतदान सामने आया है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मज़हक़ाखेज़ तरीन सियासतदानों में से एक हैं। अमेरिका की अपनी रिसर्च कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी करने वाला है। ट्रंप दुनिया के मुतनाज़े तरीन सदर बन चुके हैं और गैर मकबूल सदर की फहरिस्त में टॉप पर हैं। अमेरिकी आवाम भी सदर ट्रंप से इजहार बेजारी कर चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे नाखुश है। ट्रंप की अपनी इंतजामिया भी उनको बोझ समझ रही है। याद रहे, ये वही शख्स है जो साल 2000 में एक कार्टून में सदर बन के आया था। उससे पहले एक फिल्म में सदर बन के आया था। ये वो एजेंडा है जो दुनिया को बताया जा रहा था उस वक्त से कई दिहाइयों पहले कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन अमेरिका का सदर बन के आएगा और दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा करेगा और आज ऐसा ही हो रहा है। ट्रंप पर एक नया इल्जाम लगा कि वो अमेरिका में नस्ल परस्ती को फरोग दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर ने ट्रंप की मुद्दत पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और ये राय अब जड़ पकड़ चुकी है कि ट्रंप अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगा। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में सफेद फाम नस्ल परस्तों की रैली के खिलाफ लोग मुजाहिरा कर रहे थे तो एक शख्स ने उन पर गाड़ी दौड़ा दी जिसमें एक खातून हलाक और कई जख्मी हुए। लेकिन ट्रंप ने इस वाक़े की मजम्मत तक न की, जिससे वाज़ेह होता है कि उनका एजेंडा क्या है। अमेरिका में जितने भी सर्वे किए गए उनकी यूनिवर्सिटियों की जानिब से यही राय सामने आई कि ट्रंप मुसलसल गैर मकबूल होता जा रहा है। सदारत का मनसब संभालने से पहले भी ट्रंप ने कई मुतज़ाद बयानात दाग दिए थे और इसके बाद भी ट्रंप की पॉलिसियां उनके अपने मुल्क के खिलाफ दिखाई दे रही हैं। ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर उनको चीन और रूस ने भी अब तनकीद का निशाना बनाया है। रूस का कहना है कि पाकिस्तान पर दबाव डालने से मनफी असरात पड़ेंगे। ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनाई वो जारहाना है और वो हर मुल्क को अपना दुश्मन बनाना चाहता है। शायद दुनिया का नक्शा ही बदलना चाहता है। लेकिन अब दुनिया को मालूम हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप असल में एक डोनाल्ड डक है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की सहाफत में कुछ लोग तज्जियाकार हैं और कुछ लोग तज्जिया निगार। दोनों में फर्क नून और गाफ का है। नून का मसला तो हम सब जानते ही हैं, मुल्क के खिलाफ है, बगावत तसादुम का रास्ता इख्तियार किए हुए है। ऐसे में उनके तज्जिया निगार भी यही रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी जियो न्यूज, जिसे जू यानी यहूदी न्यूज भी कहा जाता है, इस रिवायत पर कायम रहा कि वो जो करता था हमेशा की तरह, यानी कौम में मायूसी फैलाना, पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी कबूल करवाना और बगावत और पाकिस्तानियों से दुश्मनी की अलामत दिखाना। ये बात सब जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी किसी खुद मुख्तार एटमी रियासत को इस तरह धमकियां नहीं दे सकता। ये बात हमारी हुकूमत को अमेरिका के सामने रखनी चाहिए। लेकिन इम्तियाज आलम कुछ और ही कह रहे हैं। जरा गौर से सुनिए तज्जिया निगार क्या कह रहा है। मुद्दा सिर्फ दो हैं। क्या पाकिस्तान में वाकई सेंचुरीज हैं तालिबान की या नहीं है? मैंने आज पढ़ा है कि DG ISPR ने कहा अफगान सहाफ़ियों के वफ़द से बात करते हुए कि हमने सेंट्रल कमांड के चीफ को बता दिया कि यहाँ पे हक्कानीस का कोई नहीं है, पनाहगाह नहीं है और न ही अफगान तालिबान की है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप आकर ख़ुद मुलाहजा कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को बड़ा क्लियरली कहा और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में ये नहीं कर रहे। अगर तो ये बयान बिल्कुल सच्चाई पे मबनी है और जैसे कि रिपोर्ट हुआ है तो मैं समझता हूँ बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान से कोई दहशतगर्द अफगानिस्तान में जाके हमला ना करे। पूछते हैं मौसूफ, क्या पाकिस्तान में वाकई दहशतगर्दों के ठिकाने हैं? यानी इम्तियाज आलम जो इतने बड़े सहाफी और तज्जिया निगार बनते हैं क्योंकि नून और गाफ है और तज्जियाकार नहीं है, तो उनको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा जो हमारे DG ISPR कह रहे हैं।
जो हमारी पाक फौज कह रही है, वही यहूदियों का एजेंडा, वही जियो और जू का एजेंडा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की पॉलिसी अपनाना इस बात की वाज़ेह निशानदेही है कि इम्तियाज आलम का सहाफत से कितना ताल्लुक है और पाकिस्तान से कितना हुब्बुल वतनी का वो जज्बा रखते हैं, क्योंकि इस सवाल ने वाज़ेह कर दिया है कि इस यहूदी चैनल का एजेंडा क्या है और इस नाम निहाद सहाफी ने किससे लिफाफा लिया है। इम्तियाज आलम साहब, आप पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं या अमेरिका की? आपको भी हेलीकॉप्टर में पूरे पाकिस्तान की सैर करवानी पड़ेगी। इम्तियाज आलम DGISPR को BGP कह गए, फिर याद आया कि ये भारत नहीं है, वरना तो शायद BJP कह देते, क्योंकि भारत से वफादारियां तो बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि आप बेस्ट फ्रेंड किसके हैं, नजम सेठी के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो यकीनन भारत से वफादारियां तो मौजूद हैं ही। जब DGISPR ने साफ कह दिया कि अमरीकी वफ्द जहां कहेगा उसे ले जाकर वो जगह दिखा दी जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दों की पनाहगाह मौजूद नहीं। फिर कैसे यहां से कोई अफगानिस्तान जाकर हमला कर सकता है? इम्तियाज आलम, कभी अपने होश के नाखून लो, दिमाग से सोचो। जब हमारे फौज के इतने बड़े ऑफिसर ने कह दिया कि यहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं, फिर कहां से जाएंगे दहशतगर्द अफगानिस्तान? आपके घर से या आपकी टीम से या आपके सहाफियों में से कोई होगा जो अफगानिस्तान जाके हमला करेगा। लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए, क्योंकि DGISPR हमारे फौज के इतने बड़े ऑफिसर ने कह दिया कि दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं है तो नहीं है। और पाकिस्तान से कब अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई इम्तियाज आलम? ये महज एक इल्जाम है जिसको तकवीयत इम्तियाज आलम जैसे लोग देते हैं। सिर्फ इम्तियाज आलम ही नहीं, उनके हमनवा, उनके साथी होने का सबूत बाबर सत्तार ने भी कुछ इस तरह दिया। गौर से सुनिए। इस वक्त अगर अमरीकी पॉलिसी है और एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है जिसे रीड करना मुश्किल है और जिसका प्रेसिडेंट सारी दुनिया फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रिडिक्टेबल नहीं है उनके एक्शंस। अमेरिका खुद परेशान है कि वो क्या करेंगे और कितने वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अमेरिका के लिए। तो इन हालात में एक सख्त बात का जवाब सख्ती से देना एक छोटे मुल्क के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमने तो देखना ही है कि अमेरिका हमारा बहुत नुकसान कर सकता है, हमने उस नुकसान से कैसे बचना है और उसमें हम क्या एडवोकेसी कर सकते हैं, हम बाकी लोगों को यूरोप में हम उनसे क्या बात कर सकते हैं, बाकी ममालिक से क्या बात कर सकते हैं, और जो हमारा मुकदमा है हम उसे बेहतर तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं। तो गुस्से का जवाब, गुस्से एक अजीब सा बयान दिया, उसमें हम खड़े होकर बयानबाजी शुरू कर दें, तो ये सेनेट के अंदर ये बात कहना जब आप ऑपोजिशन में बैठे हुए ये आसान काम है। लेकिन हुकूमत का बिल्कुल डिस्पैशनेट होके और बड़ा ठंडा जवाब होना चाहिए जिसमें आप अपना मुकदमा तो दुनिया के सामने रखें। बाबर सत्तार साहब, पाकिस्तान को अमेरिका के सामने छोटा न कभी कहिएगा न कभी समझिएगा। हम अमेरिका से ज्यादा बड़ी ताकत हैं। हमारे अंदर वो जज्बा है, वो हुब्बुल वतनी का एहसास है तो किसी अमेरिकी में हो ही नहीं सकता। आप भूल रहे हैं वो कुर्बानियां जो पाकिस्तानियों ने इस कौम और इस मुल्क की खातिर दी हैं। अगर याद होती तो कभी अमेरिका के सामने पाकिस्तान को छोटा मुल्क कहने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बाबर सत्तार साहब, थोड़ा मईशत को पढ़िए, हालात को देखिए। चीन जिस तरह पाकिस्तान में काम कर रहा है उसके ऊपर भी नजर डालिए। सिर्फ अमेरिका से ना जुड़े रहिए, सिर्फ वहां जाने की कोशिश ना कीजिए, सिर्फ उनके वीजा की खातिर उनकी चापलूसी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा बेहतर, बड़ा और ताकतवर मुल्क है। सिर्फ देखने की बात है, आपको तो हमेशा गिलास आधा खाली ही नजर आता है। कहते हैं हुकूमत का बड़ा ठंडा जवाब होना चाहिए। क्यों ठंडा जवाब होना चाहिए? आपके मुल्क के ऊपर झूठे इल्जामात लग रहे हैं, आप कह रहे हैं ठंडा जवाब होना चाहिए। आपके अंदर जो ठंडक है ना, वो है डॉलर की ठंडक। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपने रुपए से प्यार करते हैं। डॉलर आपको मिलता है, यकीनन आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आप ठंडा जवाब देने की बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़ेह कह दिया, इमदाद नहीं चाहिए, एतराफ चाहिए हमारी कुर्बानियों का। लेकिन आप हैं कि सिर्फ इमदाद, लिफाफे लिफाफे लिफाफे, वीजे और नौकरियां और डॉलर। खुदा के वास्ते पाकिस्तान का पहले सोचिए, अमेरिका का बाद में। कैसे बाबर सत्तार ये तवक्को किए बैठे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान के किसी भी ठंडे जवाब से मुतमईन हो सकता है? पाकिस्तान ने 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी
وہ مطمئن نہیں ہوا. پاکستان کو $100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا, امریکہ مطمئن نہیں ہوا. پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں اتنا نقصان ہوا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن پھر بھی امریکہ مطمئن نہیں ہوا. لیکن بابر ستار صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ٹھنڈے جواب سے امریکہ مطمئن ہو جائے گا. بابر صاحب آپ کیجئے ڈو مور, کیونکہ آپ کو لفافہ ملنا ہے. پاکستان اور قربانیاں نہیں دے سکتا, پاکستان اور نقصان نہیں اٹھا سکتا. ہم آپ کی طرح لفافے نہیں لیں گے, لیکن سچ ضرور بتائیں گے, کیونکہ قوم مسٹر قوم کے ساتھ کھڑی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں آپ کو کیپٹن صفدر کی, معاف کیجئے گا صفدر نواز کی, یا پھر شاید صفدر میاں کی. کیپٹن صاحب ملک میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ یہ جد و جہد کس طرح کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, غور سے دیکھیے. آج اگر ہم نے سودی نظام کے خلاف بات کر لی, ہمیں سود سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اس کے لیے نوجوانوں کو ہم نے دینی ہے کہ سود کے خلاف جو اسلام نے ایک نظام دیا ہوا ہے, معیشت کو تو آگے لے کے جانا ہے, وہ نظام کیا, اس پہ ریسرچ ہم اپنے مدارس میں کروا رہے ہیں. نوجوانوں کو سودی نظام سے ہٹا کر جو اسلام کا نظام ہے کہ ایک تاجر اپنا کاروبار شروع کر رہا ہے, اس کو قرضہ کیسے ملنا چاہیے. یہ منہ اور مسور کی دال. گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا تھا کس طرح انہوں نے نااہل نواز شریف کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ولی اللہ کہہ دیا تھا. آج بات کر رہے ہیں سودی نظام کی. کیپٹن صفدر, خدا کو مانیے, معاف کیجئے گا صفدر نواز, آپ ہوش کے ناخون لیجئے. کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے باعث اگر اس قوم نے فیصلہ کر لیا آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا, تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ بات کر رہے ہیں سودی نظام کے خاتمے کی. ان کے روحانی والد کرپشن کے بیتاج بادشاہ اور شہنشاہ. نون لیگی پاگل پن کی سیاست کی انتہا دیکھیے. ایک طرف منہ بولا نااہل نواز شریف کا بیٹا صفدر نواز کہتا ہے سودی نظام ختم کرنا ہوگا, دوسری طرف ماشاءاللہ صدر مملکت ممنون حسین سودی نظام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا آپ سنیے اور پھر یاد کیجئے قرآن میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ جس نے سود لیا اس نے مجھ سے جنگ کی. اب سنیے صدر مملکت پاکستان ممنون حسین نے کیا بولا تھا. یہ جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور اس پر سود بھی دیتے ہیں, تو میں علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ غور کریں کہ چونکہ مجبوری ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے یہ سود کی ادائیگی کو جائز قرار دیا جائے. اس پہ بحث کریں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. صفدر نواز, ممنون حسین, نااہل نواز لیگ جو بغاوت تصادم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے, خدارا اب ہوش کے ناخون لو. مسٹر قوم نے پوری قوم کو آپ کی سچائی بتا دی ہے, حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہے. سودی نظام کے اوپر آپ کا دوغلا پن, آپ کی ملک کے لیے دوغلی پالیسی, امریکہ سے آپ کا پیار, بھارت سے آپ کا یار, سب کچھ بے نقاب ہو چکا. اب بھاگنے کی تیاری کرو. جس طرح بچے کو کچل کے بھاگے تھے نااہل نواز شریف, اسی طرح بھاگنا پڑے گا. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہے سعد رفیق کا تاریخی کارنامہ. کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے. قوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام قوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا. مسٹر قوم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہے گا پروگرام قوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا میں. اب بات کریں گے آج کے تاریخی فیصلے کی جو آیا لاہور ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ نے نااہل نواز شریف اور ان کے ٹولے پر عدلیہ پر حملے کرنے کے خلاف پابندی عائد کر دی ہے اور پیمرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بتایا جائے کس طرح عدلیہ کے خلاف یہ بیانات آن ایئر کیے گئے, نشر کیے گئے, اور انہیں روکا جائے, ان پر پابندی عائد کی جائے. یاد رہے کہ سول سوسائٹی کی رکن آمنہ ملک نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے توسط سے نواز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست جمع کروائی تھی. لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مامون الرشید نے مذکورہ درخواست پر سماعت کی. سماعت کے دوران درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف نے اپنی ریلیوں میں ایسی تقریریں کی جس میں قوم کو ورغلایا گیا, جس میں عدلیہ پر حملہ کیا گیا, جس میں توہین عدالت کی گئی, جس میں وہ کام کیا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ وہ کام ہے جس کو ہم بغاوت کہتے ہیں. یہ وہ کام ہے جس کو ہم
तसादुम कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं नून लीग की रिवायत को, और अब नून लीग अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए अदलिया से तसादुम चाहता है, जिसके लिए अपने कुल्लू पट वकीलों को काले कोट पहना के इस्तेमाल करने की साजिश की जा रही है, लेकिन वो इस साजिश में नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तर नून लीगी रहनुमा भागने की तैयारियों में है। नाअहल नवाज शरीफ 24 से 48 घंटों में मुल्क से भाग जाएंगे, खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करेंगे। उनकी जो कुल्लू काबीना है उनमें से भी कई रुकन ऐसे हैं जो भागने की तैयारी में हैं। शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज को पहले ही भगा चुके हैं और अब दूसरों को भगाने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज काम किया है, उसके बाद चेयरमैन पैमरा अफसार आलम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पैमरा से जवाब भी तलब किया गया है और उन्हें पाबंदी आयद करने के लिए भी कहा गया है। और याद रहे, ये पाबंदी मौजूदा दौर के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पर भी है। अब खुद सोचिए कि मुल्क के वजीर आजम पर अदालत पाबंदी लगा रही है कि आप ये बयानात देना बंद कर दें, और पैमरा से कह रही है कि आप ये बयानात नशर करना बंद कर दें। अंदाजा कीजिए किस नहज पे ला खड़ा किया है नून लीगी सियासत ने पाकिस्तान को, कि अदालत को वजीर आजम पाकिस्तान पर बयानात देने से रोका जा रहा है, अदलिया पर हमले करने से रोका जा रहा है। कहते हैं बड़े फख्र से कि फैसले पर बात करने की हमें कानून और आइन इजाजत देता है। बात जरूर कीजिए, बात करने से आपको कोई रोकता नहीं है, लेकिन इस कौम में बगावत का जज्बा ना बढ़ाइए, आप तसादुम की तरफ न जाइए। साद रफीक का वो जुमला किसी को याद नहीं, याद दिला देते हैं कि ये बच्चा जो रैली में गाड़ी के नीचे आया था नाअहल नवाज शरीफ की, ये हमारी जिद्दोजहद का पहला शहीद है। पूरी कौम जानती है, मिस्टर कौम पूरी कौम को बता रहा है कि आप खून बहाना चाहते हैं, आप मुल्क में बगावत चाहते हैं, तसादुम चाहते हैं, लेकिन मिस्टर कौम ऐसा होने नहीं देगा। आपको मुंह की खानी पड़ेगी नून लीग के तमाम वुज़रा को और उनके नाअहल नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान एक है और पाकिस्तान एक होकर आपको ये बता रहा है कि बस कौम के साथ ऐसे हम नहीं होने देंगे। नून लीग ने हमेशा की तरह इस बार भी अदलिया का फैसला मानने से इनकार किया, हमला भी कर रहे हैं। फैसला कैसे मानेंगे? साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए साद रफीक ने क्या कहा, पहले वो आपको दिखाते हैं। हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। निहाल साहब ने जो बात की थी उसके नताइज सबको मालूम है, जो पार्टी ने एक्शन लिया था। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है अदालत उज़्मा के फ़ैसले का और उस पर तबसरा करने का, वो कानून और आइन उसकी इजाज़त देता है, और वो तबसरा हम और जो हमारी राय है वो देते रहेंगे कानून और आइन के दायरे में। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए बात करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। एक होता है वफाकी वजीर, एक होता है सूबाई वजीर, लेकिन नून लीग में है गुल्लू वजीर। गुल्लू वजीर बड़े फख्र से कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। साद रफीक साहब, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। याद कीजिए आपने कितनी तकारीरें देखी हैं, सुनी हैं, कही हैं, जिनमें आपने अदलिया पर खुल्लम खुल्ला हमला किया है। आपने न सिर्फ खुद हमला किया है, कौम को वर्गलाया है कि आप भी आगे बढ़े, हमला करें। हम भूले नहीं हैं 90 की दिहाई में किसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। फिर बड़े फख्र से कहते हैं निहाल हाशमी के बयान पर पार्टी ने एक्शन लिया। अपनी स्क्रिप्ट वाले डायलॉग मारना छोड़ दीजिए, आपकी स्क्रिप्ट फेल हो चुकी है। पूरी कौम जानती है ये स्क्रिप्ट कौन लिख कर दे रहा है, क्यों लिख कर दे रहा है, क्या वजह है, लेकिन हम अब आपकी सच्चाई जान चुके हैं। आप कहते हैं कि अदालत के फैसले पर तबसरा कर सकते हैं, इसे आप तबसरा कहते हैं, इसे आप अपनी राय कहते हैं। खुदारा इस हमले को बंद कीजिए। यह अदालत हमारे लिए इंतहाई एहतराम की हामिल है। हम अपनी अदलिया से प्यार करते हैं, हम अपने जजेस का एहतराम करते हैं, लेकिन आपके नाअहल नवाज शरीफ और आपके गुल्लू वजीरों का टोला जिस तरीके से इन इदारों पर, कौमी सलामती के इदारों पर हमले कर रहा है, कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मिस्टर कौम बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उठ खड़े होंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ये कौम उठ खड़ी हुई, आपका खात्मा हो जाए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, दिखाते हैं आपको एक खुसूसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। जरा गौर से सुनिए किस तरह दोगलापन इनके बयानात से वाज़ेह होता है, आप खुद सुनिए। जहाँ तक मुस्लिम लीग का ताल्लुक है या मुस्लिम लीग नून के लीडर्स का, हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते।
नशे कलम से हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। एहतसाब वो कर रहे हैं, हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। JIT को कि हमारे पास ताकत है। आपको पूछना चाहिए कि हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनका खींचतान के शो कर देना। तनख्वाह नवाज शरीफ कि ये क्या वजह है? हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। छोड़े इन दोगले लोगों की बातें, कुछ अच्छी खबरें भी आपको सुनाते हैं। हमारे आज फौज के सीनियर ऑफिसर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर के जरिए एक बड़ा ही अहम पैगाम जारी किया है। पूरी कौम को ये अच्छी खबर सुनाई है कि वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आने के लिए तैयार है और उस पूरी टीम को खुशामदीद कहा DGISPR ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन पसंद लोगों का मुल्क है और यहाँ पर दहशत गर्दों की कोई आमाज का मौजूद नहीं है। दहशत गर्दी का खात्मा पाक फौज कर चुकी है और वर्ल्ड 11 की मेजबानी पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है और इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। हर पाकिस्तानी को यकीनन इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खबर है। क्रिकेट वापस आएगी हमारे ग्राउंडों में, रौनक फिर से बढ़ेगी, जश्न का दोबारा आगाज होगा और हम देखेंगे क्रिकेट, वो भी बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल की पाकिस्तान में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं नवाज शरीफ के यार मोदी की, अमेरिका के प्यार भारत की। भारत वो मुल्क है जो अब कई टुकड़ों में टूटने वाला है। कई अलहदगी पसंद तहरीकें वहां चल रही हैं। 65 से ज्यादा ऐसी तहरीकें काम कर रही हैं जिसमें सरे फहरिस्त खालिस्तान तहरीक है, जिसकी वजह से भारत टूटने वाला है। लेकिन भारतीय फौज अब अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है। पहले भी बहुत दफा खड़ी हुई है, अब फिर हम देख रहे हैं कि भारतीय फौज अपने मुल्क के सरबराह, अपनी रियासत के लीडर नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई है। क्योंकि भारतीय फौज का हाल जो इन्होंने ऐसा कर दिया है, ना खाने को है, ना पहनने को है, ना ट्रेनिंग है, ना हथियार है, कुछ भी तो नहीं इनके पास। करें तो बेचारे करें क्या, सिवाय इसके कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं और मदद मांगे। आपको याद दिलाएंगे एक नाम, तेज बहादुर का। इस भारतीय फौज के सिपाही ने पहले भी अपनी वीडियो से बड़ी शोहरत पाई थी। जी हाँ, ये वही भारतीय सिपाही है जिसने सबसे पहले भारतीय अफसरान की कारकर्दगी की कलई दुनिया के सामने खोल कर रख दी थी और उसके बाद कई भारतीय फौजियों ने भी अपनी फौज के अखलाकी पस्ती और नाकाम हिकमत अमली का पर्दा चक कर दिया था। लेकिन अब तेज बहादुर की एक नई वीडियो मंजर आम पर आई है। क्या पैगाम दे रहे हैं, आप भी सुनिए। रख दिया था, इनको दिखाया। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो देखा और कहा, गृह मंत्री ने कहा कि जांच के आदेश कर दिए गए, जांच की जाए। लेकिन किसी प्रकार की इन्होंने कोई जांच नहीं करी। ये गद्दार हैं सब के सब। मैं इन गद्दारों का चेतावनी देना चाह रहा हूं कि मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूं। अगर दी आपने ठीक 25 अगस्त तक कोई जांच नहीं की और सहयोग नहीं किया, तो ये तेज बहादुर यादव मोदी जी, आप तो 56 इंच का सीना दोगे, 57 इंच का सीना है। और मेरा चैलेंज है एक जवान का आपको, अगर दी आपने 1 महीने में कोई जांच नहीं की और उचित कार्रवाई नहीं की, तो ये तेज बहादुर गद्दारी के ऊपर उतर जाएगा। और मैं हर उस जवान से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े हो जाइए। अगर दी मुझे हथियार भी उठाना पड़ा तो मैं हथियार उठाऊंगा, इसकी जिम्मेवारी सरकार होगी। क्योंकि मुझे हर जगह से जो है टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अरे उस दिन कहाँ थे जिस हर वकील ये बोल रहा था कि हम तेज बहादुर का केस लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम आज कहाँ है? वो कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये तेज बहादुर किसी से डरने वालों में नहीं से। अगर दी मैंने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे तो ये बगावत के लिए भी हथियार उठाने के लिए मजबूर मत करो। अगर दी मैंने हथियार उठा लिया, उसका अंजाम क्या होगा, उसके जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी आप खुद होंगे, गृह मंत्री होगा, मैं नहीं हूंगा। मेरी ये चेतावनी है सारे देशवासियों से, मेरा अनुरोध है कि हर 125 करोड़ देशवासी को वीडियो दिखाएं और बताएं या मुझे अन्याय, मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो न्याय करेंगे या जांच करेंगे या नहीं करेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये तेज बहादुर यादव आज चैलेंज करके कह रहा है कि ठीक 25 अगस्त को अगर भी मुझे हथियार भी उठाना पड़ा तो मैं उठाऊंगा। और हर उस जवान सैनिक को मैं कहना चाहता हूं जो ट्रेन सोल्जर है, जिसके साथ नाइंसाफी हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो हर सैनिक हथियार उठाएगा उस दिन इस तेज बहादुर के साथ में। तेज बहादुर ने दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द नरेंद्र सिंह मोदी, गुजरात में मुसलमानों के कातिल नरेंद्र सिंह मोदी, नवाज शरीफ के बेहतरीन यार नरेंद्र सिंह मोदी, अमेरिका के प्यार नरेंद्र सिंह मोदी के मुंह पर ऐसा थूका है कि तारीख याद रहेगी, तारीख गवाह रहेगी कि तेज बहादुर ने
अपनी कौम का साथ दिया और अपने दहशतगर्द वजीर आजम का असल मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं नरेंद्र मोदी के नापाक अज़ाइम क्या है, वो क्या चाहता है, क्यों कश्मीर में इतनी बर्बरियत की तारीख रकम हुई है, क्योंकि भारत उससे संभाला नहीं जा रहा। इसकी हुकूमत में भारत कई टुकड़ों में टूटने वाला है। भारतीय रियासत मुश्किलात का शिकार है। सब अच्छा है का राग अलापते हैं, लेकिन अंदर की हकीकत छुपाते हैं दुनिया से। लेकिन अब मिस्टर कॉम आ गया है, सबको बताएगा भारत के अंदर किस तरह काम किया जा रहा है, किस तरह भारत टूटने वाला है, कितनी नाकामी का सामना करना पड़ेगा मोदी को। मोदी के मुंह पर कौन कौन थूक रहा है उनकी फौज में से, कितनी मुश्किलात है मोदी के लिए, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि भारत तेरा बचना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन है। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी वीडियो में तेज बहादुर का कहना है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, जिसके खिलाफ उसने आवाज बुलंद की, लेकिन उसे बरतरफ कर दिया गया। तेज बहादुर का मजीद कहना है कि उसे बगावत पर उतराने पर मजबूर किया जा रहा है। उसने मोदी सरकार को 25 अगस्त तक की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर उसके मामले की दुरुस्त तरीके से तहकीकात न की गई तो वो बगावत करके हथियार उठाएगा अपनी हुकूमत और अपनी सरकार के खिलाफ। न सिर्फ खुद हथियार उठाएगा, अपने साथियों को भी साथ लेकर आएगा, और जब वो हथियार उठाएगा तो मोदी तू मारा जाएगा, मोदी तू नहीं बच पाएगा। जब अपनी फौज मोदी के मुंह पर अपनी बंदूक रख के पॉइंट ब्लैंक से गोली चलाएगी, मोदी कैसे बच पाएगा? आज भारत बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि तेज बहादुर ने जो पैगाम दुनिया में पहुंचा दिया है, भारत अब रो रहा है। किस तरह अपनी फौज को बचाए, किस तरह अपने मुल्क को बचाए, किस तरह अपनी मईशत को बचाए, किस तरह अपनी बेटियों को अस्मत दरी से बचाए। नारा लगाते हैं भारत माता की जय। अपनी माँ का नारा लगाने वालों, अपनी बेटियों की इज्जत तो बचा लो पहले, फिर अपनी माँ का नारा लगाना। अपनी फौज की इज्जत तो बचा लो पहले, फिर अपनी माँ का नारा लगाना। अपने मुल्क को बचा लो पहले, फिर अपने मुल्क का नारा लगाना। और कश्मीर पर मैली नजर उठा के देखना छोड़ दे। मोदी, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, तू पहले अपने भारत को बचा। मोदी और भारत को आदत है भूलने की, लेकिन हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हम भूलते नहीं हैं, हमेशा याद रखते हैं, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि मत समझो हमने भुला दिया। हम नहीं भुलाते अपने हीरोज को, हम नहीं भुलाते उन रोल मॉडल्स को, हम नहीं भुलाते उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से खिदमत की। मैं बात कर रहा हूँ जमशेद अंसारी की, जो आज हम में नहीं लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहे। रिपोर्ट देखिए। अंदर अम्मा सो रही हैं, और अगर जाग गई ना तो उनको पता चल गया कि तुम अकेली मुझसे मिलने आई हो, तो जानती हो क्या होगा? वो निकाह पढ़वा देंगी सुबह होते ही। अरे मैं तो बेमौत मारा ही जाऊंगा। मुल्की टीवी, रेडियो और थिएटर के मुमताज मिजाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी 31 दिसंबर सन 1942 को भारतीय शहर सहारनपुर में पैदा हुए। जमशेद अंसारी ने सन 1968 में पीटीवी के ड्रामे झरोके से अपने फनी सफर का आगाज किया। तो आज तो पकड़ो ना, इंजेक्शन लगा भाई ना मेरा। समझ नहीं रहा हो तुम बात क्यों है? तो वाकिफ नहीं हो, जुड़ा जानता हूँ, चाकू है मेरे पास। जमशेद साहब अपनी बेसाख्ता अदाकारी और शगुफ्ता बज़ला संजी की वजह से अवाम में बेहद मकबूल थे। इस नामवर अदाकार का स्टेज, रेडियो और टेलीविजन इंडस्ट्री का सफर 4 दिहाइयों पर मुश्तमिल है। उन्होंने 200 के करीब ड्रामों में काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में अंकल उर्फी, घोड़ा घास खाता है, जेर जबर पेश, अनकही, तन्हाइयाँ, हाफ प्लेट और दीगर शामिल हैं। मशहूर स्टेज ड्रामे बकरा किस्तों पर में भी जमशेद अंसारी ने अपनी जानदार अदाकारी से लोगों के दिल मोह लिए। हमें ये निजाम कतई नापसंद है, हम इसको नामंजूर करते हैं और अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इसका सर ऊपर से जुदा कर दो और नीचे से रहने दो। ड्रामों के अलावा उन्होंने मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें पाकीज़ा, सौगात और अजदी कुड़ियां काबिल जिक्र हैं। ये वर्सटाइल अदाकार 24 अगस्त सन 2005 को ब्रेन ट्यूमर के बायस इंतकाल कर गए, ताहम अपने मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। जमशेद अंसारी आपको हमेशा याद रखेंगे, लेकिन याद रखने के लिए आज एक और अहम दिन भी है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक और स्टार, पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर
सज्जाद अली की आज सालगिरह है। जी हाँ, वो आज अपनी 51वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन दिखने में है काफी जवान, लेकिन हो गए हैं 51 साल के। लेकिन उनकी आवाज आज भी उसी तरह सुरीली और दिल के तार छेड़ देती है। रिपोर्ट देखिए। पानियों में चल रही है कश्तियां भी जल रही है, हम किनारे पर नहीं है हो। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार सज्जाद अली आज अपनी 41वीं सालगिरह मना रहे हैं। सज्जाद अली 24 अगस्त सन 1966 को कराची में पैदा हुए। सज्जाद अली ने पीटीवी के प्रोग्राम सिल्वर जुबली से अपने मौसीकी के करियर का आगाज किया। चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार। सन 90 की दिहाई में रिलीज होने वाले गाने बेबिया ने सज्जाद अली को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मर्जी नहीं चलनी बेबिया ओ बेबी। सज्जाद अली ने अपनी सुरीली और मधुर आवाज से हर दौर में पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को दवाम बख्शा। चीफ साहब, लारी अड्डा जैसे पॉप सॉन्ग हो या हर जुल्म तेरा याद है, पानियों पे चल रही है, चल रहने दे और याद तो आती होगी जैसे धीमे सुरों के गाने। सज्जाद अली को मौसीकी की हर सिन्फ में महारत हासिल है। तुझ साथ तो नहीं हूँ, जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी। सज्जाद अली गुलकार होने के साथ शायर, अदाकार और हिदायतकार भी हैं। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के इस नामवर गुलकार को मिस्टर कौम और टीम की जानिब से सालगिरह मुबारकबाद। गुस्सा दिखाओगे तो खून सर पे ले लेगा, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देगा। मवाली इतना खराब नहीं चीफ साहब, बस भाई बस, बस भाई बस। सज्जाद अली की सुरीली आवाज के बाद मिस्टर कौम आपसे इजाजत मांगेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखना ना भूलिएगा टॉप 5 विद आमिर जिया। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।